में ये था फ्यूरो। तो इस फ्यूरो के बारे में बताना था आपको कि ये कब जो है आपको अपीयर्स हो रहा था। तो ये साइटोप्लाज्म के डिवीजन के समय, यानी कि यहाँ अगर माइटोसिस के थ्रू अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ये क्या ये पॉसिबल है 4n=92? ये ऐसा बिल्कुल भी नेचर में पॉसिबल नहीं है। पता चलेगा इंसान के जगह पर कोई एलियन जो है जन्म ले लिया। ओके, इसमें क्या होगा, ये दोनों आपस में पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो कुछ इस प्रकार जो है इसका पेयरिंग बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। दैट इज कॉल्ड साइनेप्सिस। ये देखिए, ये दोनों क्या थे, अलग अलग थे, अब ये दोनों क्या होंगे, साथ साथ आ जाएंगे। यानी कि ये सिंगल थे, अब दोनों साथ साथ मिलेंगे और इस प्रोसेस को हम लोग साइनेप्सिस बोलते हैं। साइनेप्सिस होता है तो दोनों के बीच में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग साइनोप्रोनीमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ओके, अब थर्ड पॉइंट की बात करें तो आपको ये एक क्रोमेटिड दिख रहा होगा, ये एक क्रोमेटिड दिख रहा है, एक ये क्रोमेटिड, एक ये क्रोमेटिड, यानी कि 4 क्रोमेटिड दिखे, जो जब दोनों साथ में आएंगे, दोनों जब पेयरिंग करेंगे तो ये आपको 4 क्रोमेटिड आपको माइक्रोस्कोप में दिखेंगे। ये दिख रहा होगा आपको, इसको बोलते हैं टेट्राड। और एक ये मोनोवैलेंट क्रोमोसोम था पहले से, एक ये था, जब ये दोनों पेयरिंग करेंगे तो ये दोनों जब साथ में आएंगे तो इसको बोलेंगे बाइवैलेंट क्रोमोसोम। दैट इज कॉल्ड बाइवैलेंट क्रोमोसोम। तो दोनों साथ में, एक ये क्रोमोसोम का अलग क्रोमेटिड था, ये क्रोमोसोम का एक अलग क्रोमेटिड था, दैट इज कॉल्ड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। और ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या हो रहा है, आपस में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है। दैट इज दोनों एक दूसरे से अलग होंगे, लेकिन जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है उस जगह पे ये कुछ प्रकार एक्स एक्स शेप का स्ट्रक्चर बना के वहां पे ये रहेंगे ही। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये एक्स शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है, एक्स शेप स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलेंगे चाइस्माटा। क्या बोले हैं, जब वो लड़की प्यूबर्टी में हिट करेगी, देन उसके बाद ऊजेनेसिस का प्रोसेस जो है आगे बढ़ेगा। ऊजेनेसिस। हेलो नीट फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और रिवीजन भी करके आए होंगे। तो मैं ऋषि बायोलॉजी एजुकेटर आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट 360 में। तो आज आपके लिए सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं। प्रीवियस लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने माइटोसिस के बारे में डिटेल में स्टडी किए थे। तो आज के लेक्चर में म्यूसिस के बारे में स्टडी करेंगे। तो उससे पहले आपके लिए PLQ है, प्रीवियस लेक्चर क्वेश्चन, जो भी आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया गया था उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन है। तो आप इसको पहले वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, देन इसका आंसर 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे। तो आई होप स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने। व्हेन कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। तो जब कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता है तो उसका क्या रिजल्ट, क्या परिणाम आपके सामने आया था कल के लेक्चर में। तो आपको बताए थे, जब कैरियोकाइनेसिस के बाद, कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है, न्यूक्लियर का डिवीजन। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। यानी कि न्यूक्लियर के डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है, तो आपको बताना है कि कौन सा कंडीशन अराइज होगा। यूनिन्यूक्लिएट सेल होगा, नहीं। मल्टी न्यूक्लिएट सेल, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल का अराइज हो रहा था। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, डिप्लॉयड सेल, हैप्लॉयड सेल तो अभी नहीं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन को देखिए। सेल फ्यूरो अपीयर्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल ड्यूरिंग। तो जो सेल फ्यूरो जो बन रहा था, किसमें अपीयर्स हो रहे थे, किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल में। तो वो कब हो रहा था ये बताना है आपको। साइटोकाइनेसिस के समय, कैरियोकाइनेसिस के समय, इंटरफेज के समय, या मैमेलियन सेल के समय, बताइए। तो ये हो रहा था साइटोकाइनेसिस के समय। कैरियोकाइनेसिस मतलब कि ये हो गया न्यूक्लियर डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस का मतलब हो गया साइटोप्लाज्म का डिवीजन। जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन जो हो रहा था तो उस समय आपको बताए थे कुछ इस प्रकार जो है फ्यूरो जो है अपीयर आपको दिखाई दे रहा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये था फ्यूरो। तो इस फ्यूरो के बारे में बताना था आपको कि ये कब जो है आपको अपीयर्स हो रहा था। तो ये साइटोप्लाज्म के डिवीजन के समय, यानी कि साइटोकाइनेसिस के समय हो रहा था। तो इसका आंसर जाएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन अकर्स वाया सेल प्लेट फॉर्मेशन इन। तो साइटोप्लाज्मिक का जो डिवीजन हो रहा था किसमें हो रहा था, वाया सेल प्लेट, यही बताना है आपको। सेल प्लेट के थ्रू जो साइटोप्लाज्मिक का डिवीजन हो रहा था वो किसमें देखने को मिल रहा था, वो प्लांट सेल में देखने को मिल रहा था। एनिमल सेल में फ्यूरो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने को मिला था, और प्लांट सेल में ये सेल प्लेट के थ्रू जो है साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा था। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस द क्रोमोसोम में अपीयर इन द VLJ और I शेप स्ट्रक्चर। तो आपको इसमें बताना है, ये आपको ये एनाफेज में आपको नहीं बताया था, इसका आंसर जो है एनाफेज जाएगा। एनाफेज के दौरान जो है VLI और J और I शेप स्ट्रक्चर जो है माइटोसिस में होता है। जब एनाफेज यानी कि 2 क्रोमोसोम जब अलग होते हैं तो ये कुछ स्ट्रक्चर जो है गेन करते हैं, V शेप का, L शेप का, J और I शेप स्ट्रक्चर। तो ये कंडीशन जो होता है ये एनाफेज के दौरान होता है। जब एनाफेज यानी आपको क्या बताते हैं, ए से एना और ए से अलग, यानी कि जब वो क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं तो उस समय कुछ स्ट्रक्चर जो है जैसे VLJ और I शेप स्ट्रक्चर जो है क्रोमोसोम्स का दिखने को मिलता है। ओके,
तो इसका आंसर जाएगा एनाफेज, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, ड्यूरिंग एनाफेज मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम सेंट्रोजोम्स ऑफ ईच क्रोमोसोम इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स। तो एनाफेज में आपको बताया गया था कि एनाफेज में क्रोमोसोम अलग होते हैं। तो जब क्रोमोसोम अलग होते हैं तो उसमें आपको सेंट्रोमियर देखने को मिला था। जैसे कि ये देखिए, ये है क्रोमोसोम, इस तरह से क्रोमोसोम आपको बना के दिखाए थे। तो जब क्रोमोसोम अलग होते हैं, यानी कि एक दूसरे से दोनों क्रोमैटिड जो है अलग होते हैं, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स होते हैं, तो ये जब दोनों अलग होते हैं तो क्या होता है, सेंट्रोमियर पोल्स की तरफ जो है खींचा जाता है। तो ये देखिए, ड्यूरिंग एनाफेज मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम सेंट्रोजोम ऑफ ईच क्रोमोसोम इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स पोल। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो आई होप आपका ये सही हुआ होगा। 5 में से आप जरूर जो है कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा कि आपका 5 में से कितना जो है क्वेश्चन सही कर पाए हैं। तो ये प्रीवियस लेक्चर से क्वेश्चन था। तो चलिए बिना देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग म्यूसिस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो आप लोग नोटबुक निकाल लीजिए और पेन निकाल लीजिए। तो आज हम लोग म्यूसिस के बारे में पढ़ेंगे। म्यूसिस पार्ट 1 होगा, ये एक पार्ट और आएगा म्यूसिस पार्ट 2। तो 2 लेक्चर में ये जो है म्यूसिस का पोर्शन कंप्लीट होगा। जिस तरह से माइटोसिस आपको पढ़ाया गया था उसी तरह म्यूसिस बताया जाएगा। ओके, तो आप लोग हेडिंग दीजिए म्यूसिस। ओके, म्यूसिस का मतलब क्या है? म्यूसिस का मतलब है हाफ। इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए कि इसको म्यूसिस को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। जैसे माइटोसिस को आपको बताए थे, माइटोसिस को क्या बोल रहे थे हम लोग? माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोलते थे। इक्वेशनल डिवीजन मीन्स, इसको इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते थे? अगर आपको ये पता है तो म्यूसिस आपको तुरंत पता हो जाएगा। इक्वेशनल डिवीजन जैसे कि आपको बताए थे कि जो पेरेंट सेल में क्रोमोसोम का संख्या है वो डॉटर सेल में भी वही देखने को मिलता है। ओके, जब माइटोसिस हो रहा था तो माइटोसिस होने में जब 2n ये जो है पेरेंट सेल है, और जब इसमें माइटोसिस हो रहा था तो 2 डॉटर सेल बन रहे थे। इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या क्या थी? 2n, यानी कि डायप्लॉइड से क्या बन रहा था? डिप्लॉइड। और हैप्लॉइड से क्या बन रहा था? हैप्लॉइड। यही देखने को मिला था माइटोसिस में। लेकिन म्यूसिस में क्या होगा? डिप्लॉइड से हैप्लॉइड होगा, यानी कि 2n से क्रोमोसोम का नंबर संख्या जो है आधा हो जाएगा। तो म्यूसिस का मतलब क्या होता है? हाफ। म्यू मतलब क्या होता है? हाफ, और सिस मतलब डिवीजन, यानी कि क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगा? हाफ। तो इसको लिखते हैं, इसको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन है। ये क्या है? स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन है। स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन that reduces the chromosome number by half। ओके, तो ये एक क्या है? स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन है। म्यूसिस को स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन बोलते हैं। दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। क्रोमोसोम नंबर की संख्या को क्या कर देता है? हाफ कर देता है। जैसे कि आपके में 46, 2n इक्वल टू 46 क्रोमोसोम नंबर है। तो जब आपका जो म्यूसिस होगा, तो म्यूसिस होने के बाद आपके कितने हो जाएंगे? n इक्वल टू 23। ओके, तो म्यूसिस के बाद क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाएगी। तो ये है म्यूसिस। म्यूसिस आप लोग माइटोसिस पर है। माइटोसिस में जो है क्रोमोसोम की संख्या जो है आधी नहीं, जो जितना था उतना ही जो है मेंटेन करके कांस्टेंट रख रहा था। लेकिन म्यूसिस में क्या होता है? ये आधा हो जाता है। ओके, आप इस बात को नोट डाउन कीजिए। जो गैमीट्स बनते हैं, तो जो गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड सेल बाय म्यूसिस। ये म्यूसिस के थ्रू क्या होता है? गैमीट जो है मेल और फीमेल में बनता है। ओके, तो गैमीट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड सेल बाय म्यूसिस। तो आप इस बात को नोट डाउन कीजिए।
तो ये जो गैमिट्स है, फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए n इक्वल टू 23, n इक्वल टू 23, तो जो n इक्वल टू 23 यानी कि क्रोमोसोम का संख्या क्या हो गया, आधा हो गया, तो आर फॉर्म फ्रॉम स्पेशलाइज सेल, स्पेशलाइज सेल बोले तो 2n इक्वल टू 46, ये इस सेल से बना है। तो यहाँ से ये क्या हो गया, क्रोमोसोम का संख्या आधा हो गया। तो यहाँ से क्या हो रहा है, स्पेशलाइज सेल, जैसे कि आप ले लीजिए oocyte सेल या स्पर्मेटोसाइट, ये क्या है, स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल है, स्पर्मेटोसाइट, जिसमें क्या होता है, oocyte में oogenesis देखने को मिलता है, और स्पर्मेटोसाइट में क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस देखने को मिलता है। तो oocyte में क्या देखने को मिलता है, oogenesis, यानी oogenesis बोले तो इसमें क्या हो रहा है, म्यूसिस, और ये n इक्वल टू 23, और इसमें क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, तो n इक्वल टू 23। तो ये जो है n इक्वल टू 23, फॉर एग्जांपल हम लोग अपना एग्जांपल लिए हैं, जैसे कि गैमिट्स में हम लोग का जो गैमिट्स होता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है, यानी कि n इक्वल टू 23 आर फाउंड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड सेल, स्पेशलाइज्ड सेल बोले तो ये है oocyte और स्पर्मेटोसाइट, दैट इक्वल टू n इक्वल टू 46, और ये बाइम्योसिस से ये होता है। ओके, तो आपको बता दें ये कैसे हो रहा है, ये एग्जांपल लिए हैं एक। तो म्योसिस का अगर फील लेना चाहते हैं तो आप 1 मिनट आप यहाँ पे जो है बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अभी लिखना जो है बंद कर दीजिए, और यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए आपको 2 केस बनाते हैं, एक केस 1 और एक केस 2। म्योसिस क्यों इम्पोर्टेंट है नेचर में, ये आप इस केस के थ्रू आप समझ जाइएगा। पहला केस लेते हैं माइटोसिस से, जैसे कि आप लोग माइटोसिस पढ़े हैं, तो जैसे ये है, ये एक बॉय है और ये एक गर्ल है। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, सपोज दैट माइटोसिस हो रहा है, तो माइटोसिस हो रहा है तो इसका क्रोमोसोम की संख्या क्या है, 2n इक्वल टू 46, इसमें भी 2n इक्वल टू 46 है। जब माइटोसिस होगा इस दोनों में, तो यहाँ पे भी 2n इक्वल टू 46 देखने को मिलेगा, क्रोमोसोम की संख्या भी यहाँ पे क्या है, 2n इक्वल टू 46, और यहाँ पे भी क्या होगा, 2n इक्वल टू 46, यहाँ पे भी क्रोमोसोम की संख्या क्या है, 46। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, जब इन दोनों में आपस में क्या होगा, मिलेंगे, तो इससे जो अगर सपोज दैट बेबी आता है, तो ये 2n इक्वल टू 46, 2n इक्वल टू 46 से क्या बन जाएगा, 4n, यानी कि टेट्रापोलाइड बन जाएगा, 4n इक्वल टू 92। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं होता है। इसीलिए म्योसिस का हेल्प लेना पड़ता है, म्योसिस सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। आपको म्योसिस देखिए, ये केस 2 है, यहीं पर वही केस बना रहा है, एक बॉय है और एक ये गर्ल है, ये देखिए, तो ये है गर्ल। यहाँ इसके पास अभी प्रेजेंट है 2n इक्वल टू 46, 2n इक्वल टू 46। ओके, इतने सेट ऑफ क्रोमोजोम्स है इसके पास, प्रत्येक सेल में इसको 2n इक्वल टू 46 क्रोमोजोम, और इसके प्रत्येक सेल में 2n इक्वल टू 46 क्रोमोजोम्स है। अब इसमें क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, और इसके अंदर क्या होगा, oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस होने के बाद यानी कि बाइम्योसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस म्योसिस के थ्रू होता है, तो यहाँ पर ये स्पर्म जो बनेगा, ये स्पर्म बना, ये क्या है, n इक्वल टू 23, और इसमें जो oogenesis से जो ओवम बनेगा, ये क्या है, n इक्वल टू 23, तो n इक्वल टू ये क्या है, ओवम, दैट इज कॉल्ड ओवम। अब इस दोनों का क्या होगा, मिलन होगा। अब ये इसके स्पर्म और इसके ओवम का क्या होगा, मिलन होगा। जब इसके स्पर्म और इसके ओवम का जब मिलन होगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये देखिए, ये कुछ ऐसे फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पर देखिए n इक्वल टू 23, स्पर्म में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, हैप्लॉइड है, ये क्या है, हैप्लॉइड, और ये ऑर्गेनिज्म क्या था, बॉय क्या था, तो ये डिप्लॉइड था, जो 2n इक्वल टू 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स था। हैप्लॉइड के कंडीशन में यानी कि इसके स्पर्म में क्या है, n इक्वल टू 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। अब इस दोनों में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं, ये हो रहा है फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो बेबी आएगा, ये है इस दोनों के मिलने के बाद ये बेबी जो खूब हंस रहा है आपके सामने, ये हंसता हुआ क्या है, बेबी। तो इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होगी वो क्या होगी, 2n इक्वल टू 46। तो ये देखिए, जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में, जो ये लड़का में, जो लड़का में आपको क्रोमोसोम की संख्या 2n इक्वल टू 46 शुरुआत में थी, 2n इक्वल टू 46 जो गर्ल्स में था,
बाद में स्पर्म और ओवम का मिलन हुआ फर्टिलाइजेशन के थ्रू, ये इसको क्या कर रहा है, मेंटेन कर ले रहा है। तो बाई फर्टिलाइजेशन 2n=46 यहाँ पे मियोसिस में मेंटेन हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ अगर माइटोसिस के थ्रू अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ये क्या, ये पॉसिबल है 4n=92? ये ऐसा बिल्कुल भी नेचर में पॉसिबल नहीं है। पता चलेगा इंसान के जगह पर कोई एलियन जो है जन्म ले लिया। ओके, तो ये है, आप इसको नोट डाउन कीजिए, तब आपको माइटोसिस मियोसिस समझ में आएगा। तो मियोसिस इसलिए जो है हम लोग पढ़ते हैं, मियोसिस इसलिए नेचर में प्रेजेंट है, ये इसके लिए, ताकि ये जो लड़का हंसते हुए जो आपके सामने खड़ा है, इसके अंदर जो है 2n=46 प्रत्येक सेल में इसका क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। मियोसिस का फील है, ये है मियोसिस एक तरफ और ये है माइटोसिस। माइटोसिस सिर्फ और सिर्फ आपके डेवलपमेंट में हेल्प करता है, आपके सेल रिपेयर में हेल्प करता है। मियोसिस जो है दूसरी तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। और माइटोसिस क्या चीज में हेल्प करता है, तो ये केस 1 जो था ये माइटोसिस का था। तो आपको बताए थे माइटोसिस जो है आपके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। डेवलपमेंट बोले तो जब 2n=46, जो ये फर्टिलाइजेशन के थ्रू, ये जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद 2n=46 है, अब इसमें क्या होगा, सेल का डिवीजन होगा। सेल के डिवीजन होने के बाद आप एक छोटे से इम्ब्रायो से बड़ा जो है एक ये बनिएगा, फिर उसके बाद आगे आगे आपका डेवलपमेंट होते चला जाएगा। तो ये है माइटोसिस और ये है मियोसिस। इसको आप नोट डाउन कीजिए, देन उसके बाद इसको इरेज करके आगे का नेक्स्ट पॉइंट आपको बताते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो मियोसिस और माइटोसिस का आपको फील आ गया होगा। इसको इरेज कर रहे हैं। क्या माइटोसिस के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है? नो, हरगिज नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ मियोसिस के थ्रू जो है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। मियोसिस जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ओके, तो ये जो फर्टिलाइजेशन के थ्रू हो रहा था, फर्टिलाइजेशन के थ्रू क्या हो रहा था, रीस्टोर द डिप्लॉयड फेज। आप इसको लिखिए, फर्टिलाइजेशन रीस्टोर द डिप्लॉयड फेज। ओके, अब हम लोग बात करते हैं मियोसिस जो होता है, ये तो मियोसिस का फील्ड था। तो मियोसिस जो होता है ये दो केस में होता है। ये सब डिवाइडेड है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 सब डिवाइडेड है। यानी कि पहला है मियोसिस 1, दो डिवीजन इसके अंदर देखने को मिलता है। जैसे कि माइटोसिस में सिर्फ एक बार माइटोसिस हो रहा था, एक बार कैरियोकाइनेसिस हो रहा था, एक बार साइटोकाइनेसिस हो रहा था। मियोसिस में ये 2 बार होता है। यानी कि एक बार मियोसिस 1 होगा, इसमें एक बार साइटोकाइनेसिस 1 होगा, कैरियोकाइनेसिस 1 होगा, इसमें सेकेंड में मियोसिस 2 होगा, मियोसिस 2। ओके, जब मियोसिस 1 की बात करें, इसमें कैरियोकाइनेसिस एक बार होगा। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन एक बार होगा, दैट इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। और ये क्या है, साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस 1, कैरियोकाइनेसिस 1। मियोसिस 2 में उसी प्रकार जो है आपका एक बार कैरियोकाइनेसिस 2 होगा और साइटोकाइनेसिस 2 होगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब कैरियोकाइनेसिस में आपको बताए थे कि कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेज है। प्रोफेज 1, आपको बताए थे माइटोसिस में, कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज देखने को मिला था। उसी प्रकार आपको जो है मियोसिस में इसमें क्या देखने को मिलेगा, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, टीलोफेज 1, एनाफेज 1, सॉरी पहले सीक्वेंस में लिख लेते हैं इसको, पी मैट था ना, तो एनाफेज 1, देन उसके बाद टीलोफेज 1। ओके, तो उसके बाद टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस 1 होगा। बीच में साइटोकाइनेसिस 1 के और कैरियोकाइनेसिस 2 के बीच में एक क्या होता है, एक इंटरकाइनेसिस होता है, यानी कि बीच का गैप होता है। तो आपको बताएंगे उसको सेल साइकिल के थ्रू। तो यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस 2 में क्या होगा, प्रोफेज 2 होगा, सेम उसी प्रकार प्रोफेज 2, मेटाफेज 2 सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड। ओके, तो ये प्रोफेज लिखा हुआ है, ये मेटाफेज है, ये एनाफेज है, ये टीलोफेज है। ओके, तो आपको सेल साइकिल के थ्रू समझाते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ये देखिए, आपको मियोसिस का यहाँ पे बना के दिखा रहे हैं। आप इसको लिख लिए होंगे, तो बाई मियोसिस यहाँ पे इरेज कर देते हैं ताकि जगह मिल जाएगा हमको बनाने के लिए। ये देखिए, ये सेल साइकिल मियोसिस का बना रहे हैं। ओके, तो जो माइटोसिस का जो सेल साइकिल था, कुछ उसी प्रकार इंटरफेज का साइकिल वही होता है, कुछ बदलाव नहीं होता है। वही G1, वही S,
वही G2। यहाँ तक तो क्लियर है। जैसे माइटोसिस में इंटरफेस था, आपको बताए थे प्रीवियस लेक्चर में, उससे प्रीवियस लेक्चर में, तो कुछ उसी प्रकार इंटरफेस भी इसी प्रकार होता है इसमें। G1, S और G2 जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो S फेज में होता है। डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होता है? S फेज में। अब हम लोग बात करते हैं, ये G2 के बाद म्यूसिस 1 स्टार्ट होगा। तो ये क्या है? म्यूसिस 1, M1 जो लिख रहे हैं ये म्यूसिस 1 है। तो म्यूसिस 1 में क्या आपको देखने को मिलेगा? म्यूसिस 1 में यहाँ देखिए कैरियोकाइनेसिस 1 और साइटोकाइनेसिस 1 देखने को मिलेगा। फिर कैरियोकाइनेसिस 1 में फिर ये 4 जो है सब डिवाइडेड है। इसमें 4 फेज और है, प्रोफेज 1, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो ये आपको ये 4 फेज इसमें म्यूसिस 1 में देखने को मिलेगा। देन उसके बाद म्यूसिस 1 जब कंप्लीट हो जाएगा साइटोकाइनेसिस के बाद, तो एक गैप आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। ये जो गैप है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इंटरकाइनेसिस। और देन उसके बाद म्यूसिस 1 के बाद म्यूसिस 2 स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो जब म्यूसिस 1 कंप्लीट हो रहा है और म्यूसिस 2 स्टार्ट हो रहा है, उसके बीच के गैप को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। यानी कि ये एक तरह का गैप है। और इसमें जो है जैसे कि लंच ब्रेक होता है, तो लंच ब्रेक जिस तरह से होता है, ये म्यूसिस 1 कंप्लीट होता है तो हो जाता है, तो उसी तरह समझिए कि इसमें लंच ब्रेक स्टार्ट हो रहा है, ताकि जो म्यूसिस 2 जो है फुल्ली एनर्जी के साथ इसको स्टार्ट किया जाएगा म्यूसिस 2 को। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देन उसके बाद हम लोग जो है प्रोफेज 1 जो है आज का लेक्चर होगा, प्रोफेज 1 के बारे में भी पढ़ पाएंगे, क्योंकि प्रोफेज 1 जो है ये 5 फेज में डिवाइड है, सब डिवाइडेड है 5 फेज में। इसको भी लिखते हैं, ये प्रोफेज 1 जो है ये सब डिवाइडेड है, सब डिवाइडेड इनटू 5 स्टेज। ये 5 स्टेज में डिवाइडेड है, जैसे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ओके, तो म्यूसिस जो है पहले म्यूसिस 1 और म्यूसिस 2 में तो सब डिवाइडेड है। म्यूसिस 1 और म्यूसिस 2 ये जो डिवीजन हो रहा है, ये म्यूसिस 1 और म्यूसिस 2 में हो रहा है, 2 बार डिवीजन हो रहा है। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार हो रहा है, यानी कि एस फेज में क्या हो रहा है? डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। जो एस फेज सेल साइकिल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आ रहा है। म्यूसिस 2 बार आ रहा है, एक म्यूसिस 1 और एक म्यूसिस 2। इससे क्वेश्चन आएगा अगर कि डीएनए रेप्लिकेशन म्यूसिस में कितने बार होता है, तो एक बार, और डिवीजन कितने बार होता है, तो 2 बार। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कैरियोकाइनेसिस 1, म्यूसिस 1 में कैरियोकाइनेसिस 1 और साइटोकाइनेसिस 1 हो रहा है। तो कैरियोकाइनेसिस आपको बताया था कि 4 फेज में ये डिवाइडेड है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। तो प्रोफेज 1 जो है सब डिवाइडेड है 5 फेज में। तो प्रोफेज 1 जो आपको ये दिख रहा है ये सब डिवाइडेड है 5 स्टेज में। तो फर्स्ट वन इज लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। जो प्रोफेज 1 है ये लॉन्गर होता है, और मेन जो है ये प्रोफेज है। और आपको दूसरी बात ये बता दें कि ये कॉम्प्लेक्स है। और एक बात और कि ये जो नीट में जो पेपर आएगा, अगर नीट से क्वेश्चन आएगा तो ये प्रोफेज 1 से ही आएगा। अभी तक कितने पीवाईक्यू जो है प्रोफेज 1 से क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी और कंसेप्ट के लिए भी। ओके, तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, देन उसके बाद हम लोग प्रोफेज 1 के बारे में बात करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं माइटोसिस और म्यूसिस का एक कंपैरिजन देख लेते हैं, छोटा सा कंपैरिजन है, उससे आपको क्लियरिटी आ जाएगा। तो आप लोग हेडिंग दीजिए, कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस एंड म्यूसिस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये अकर इन सेल ये किसमें देखने को मिलता है, नंबर ऑफ डिवीजन, कितने डिवीजन होते हैं माइटोसिस और म्यूसिस में, और नंबर ऑफ डॉटर सेल। ये 3 बात के थ्रू जो है, ये 3 पॉइंट के थ्रू आप जो है माइटोसिस और म्यूसिस अच्छे से समझ जाइएगा। तो नंबर ऑफ डॉटर सेल, ओके, और एक तरफ यहाँ लिख देते हैं माइटोसिस और यहाँ लिख देते हैं म्यूसिस। ओके, तो अकर इन सेल की बात करें तो ये माइटोसिस जो है आपको ब्लू से लिखते हैं, ये आपको 2n यानी कि डिप्लॉयड और हैप्लॉयड ये दोनों में देखने को मिला था। आपको जब माइटोसिस पढ़ाए थे तो उसमें आपको बताए थे कि जो ये जो है माइटोसिस आपको डिप्लॉयड और हैप्लॉयड सेल ये दोनों में देखने को मिलता है। और म्यूसिस की बात करें दूसरी तरफ, ये सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड में देखने को मिलेगा, ओनली
डायप्लॉइड। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ म्यूसिस किस में देखने को मिलेगा, ओनली डायप्लॉइड। सेकेंड नंबर पॉइंट की बात करें 1 2 3, सेकेंड नंबर पॉइंट की बात करें तो नंबर ऑफ डिवीजन, माइटोसिस में सिर्फ और सिर्फ 1 डिवीजन देखने को मिल रहा था। माइटोसिस एक बार ही, यानी कि कैरियोकाइनेसिस एक बार हो रहा था, साइटोकाइनेसिस एक बार हो रहा था, लेकिन म्यूसिस में ये क्या होता है, 2 बार होता है, 2 बार होता है, यानी कि एक बार म्यूसिस 1 और एक बार म्यूसिस 2। ओके, थर्ड पॉइंट की बात करें नंबर ऑफ डॉटर सेल की, तो इसमें जो है डॉटर सेल एक से क्या बन रहे थे, 2 बन रहे थे। ये अगर 2n है तो यहाँ 2n, अगर ये n है तो ये n। तो नंबर ऑफ डॉटर सेल पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बन रहे थे, यहाँ देखिए 1 2, और यहाँ पे भी 2n। ये हैप्लॉइड का केस ले या डिप्लॉइड का केस ले, माइटोसिस में हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों ले सकते हैं। तो यहाँ से 2 डॉटर सेल बन रहा है, तो यहाँ 2, यहाँ लिख लीजिए 2 डॉटर सेल। दूसरी तरफ म्यूसिस की बात करें तो इसमें 4, इसमें कितने बनेंगे, 4 डॉटर सेल, 4 डॉटर सेल। जैसे ये देखिए, आपको दिखा देते हैं, ये 2n है, इसमें म्यूसिस होगा, तो इसमें जब म्यूसिस होगा तो ये इसको बोलेंगे म्यूसिस 1। ओके, तो म्यूसिस 1 के बाद 2 बना, और इसमें क्या होगा, म्यूसिस 2, तो ये और इसमें 2, एक ये और एक ये, तो ये हो गया म्यूसिस 2। ओके, तो ये म्यूसिस 2 के बाद ये n, ये n, ये n, ये n, तो ये 4 हैप्लॉइड सेल क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, 4 हैप्लॉइड सेल। किससे, तो डिप्लॉइड से। तो डिप्लॉइड सेल से म्यूसिस 1 जब होता है और म्यूसिस 2 होता है, तो 4 डिप्लॉइड सेल यानी कि 4 डॉटर सेल क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, तो नंबर ऑफ डॉटर सेल की बात करें तो 4 डॉटर सेल। आप इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, इसको इरेज कर रहे हैं, इसको आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए, तो अब बात करते हैं G1 और G2, माइटोसिस का कंपैरिजन यहाँ है, तो यहाँ लिखते हैं, ये है G1 और ये है G2। तो इसमें क्या था, कॉमन क्या था, G1 से G2 के बीच में कॉमन क्या था, कॉमन था क्रोमोजोम था। सेकेंड, G1 से G2 बदला क्या था, तो डीएनए अमाउंट डबल हो गया, तो डबल डीएनए अमाउंट। ओके, म्यूसिस की बात करते हैं, G1 से पहले म्यूसिस 1 की बात करते हैं और देन उसके बाद म्यूसिस 2 की बात करेंगे, म्यूसिस 2। तो ये देखिए, जब G1 से म्यूसिस 1, जब इनिशियली बात करें, इनिशियली कितना है, अगर अमाउंट डीएनए का अमाउंट अगर 2C है, ओके, और क्रोमोजोम का अमाउंट 2n है। ओके, तो जब म्यूसिस 1 होगा तो पहले क्या होगा, क्रोमोजोम की संख्या आधी होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, म्यूसिस 1 यानी कि G1 से म्यूसिस 1 में क्या होगा, क्रोमोजोम नंबर हाफ होगा, क्रोमोजोम नंबर हाफ। ओके, यानी कि इसमें क्या होगा, क्रोमोजोम नंबर हाफ। यहाँ पे C1/2 लिख दिए, इससे आपको इंडिकेशन देती है कि क्रोमोजोम नंबर हाफ हो रहा है। ओके, जब G1 से G2 की बात करें, ये G1 से G2 जब होगा, जब यानी कि इनिशियली क्या था, इनिशियली डीएनए का अमाउंट 2C है। ओके, तो ये है डीएनए का अमाउंट, ओके, और ये है क्रोमोजोम का अमाउंट। ओके, तो G1 से जब म्यूसिस 2 होगा तो क्या होगा, यहाँ पे डीएनए का अमाउंट हाफ होगा, यहाँ क्या होगा, डीएनए का अमाउंट हाफ होगा। तो ये होता है म्यूसिस में, तो आप इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। ओ सॉरी, तो आई होप स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, इसको इरेज करते हैं। तो ये था माइटोसिस और म्यूसिस के बीच में कंपैरिजन, ताकि आपको माइटोसिस और म्यूसिस में कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, क्लियरिटी आए। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं म्यूसिस 1 से, देन उसके बाद हम लोग म्यूसिस 2 को देखेंगे। तो म्यूसिस 1 की बात करें, म्यूसिस 1, तो म्यूसिस 1 में क्या होगा, इसमें कैरियोकाइनेसिस 1, तो ये जो कैरियोकाइनेसिस है ये फर्दर 4 फेज में डिवाइडेड होता है, 4 स्टेज में डिवाइडेड होता है, इसमें 4 फेज देखने को मिलता है।
यानी कि कैरियोकाइनेसिस 1 जो है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, कुछ उसी प्रकार जो है जैसे आपको माइटोसिस में देखने को मिला था उसी प्रकार म्यूसिस में देखने को मिलता है, एनाफेज 1 और देन उसके बाद टीलोफेज। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे प्रोफेज 1 से। ये जो है म्यूसिस क्या होता है, म्यूसिस 1 टाइपिकल लॉन्गर होता है इन कंपैरिजन टू म्यूसिस 2। म्यूसिस 2 के कंपैरिजन में म्यूसिस 1 ज़्यादा समय का होता है, और अगर आप इसको माइटोसिस से कंपैरिजन कीजिएगा तो ये म्यूसिस 1 जो है क्या होता है, लंबे समय का होता है। ओके, टाइपिकल लॉन्गर। तो अब हम लोग हेडिंग देंगे प्रोफेज 1, तो आप लोग हेडिंग दीजिए प्रोफेज 1। तो प्रोफेज 1 ये पढ़ रहे हैं। अब ये प्रोफेज जो है फर्दर 5 स्टेज में डिवाइडेड है। इसमें 5 स्टेज में डिवाइडेड है, जैसे कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, पैकेटीन, देन डिप्लोटीन, देन डाइकाइनेसिस। ओके, इसको आप ऐसे याद रखिएगा, ला जरा पानी दे दे, दे दे, ये 2 बार आ रहा है, दे दे। तो आप इसको देखिए, टीन 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 टीन, तो टीन लगातार आएगा, तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ला जरा पानी दे दे। ओके, तो ये ट्रिक है। तो हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं प्रोफेज 1 में ये 5 फर्दर जो सब डिवाइडेड है, लेप्टोटीन में, जाइगोटीन में, पैकेटीन में, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, यानी कि प्रोफेज इस 5 स्टेज से होकर गुजरता है। तो हम लोग लेप्टोटीन से स्टार्ट करते हैं। लेप्टोटीन। ओके, तो आप लोग हेडिंग दीजिए लेप्टोटीन। तो आज का लेक्चर जो है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस होगा। तो सबसे पहले लेप्टोटीन की बात करें तो ये क्या है, लेप्टोटीन अर्ली प्रोफेज है। जब प्रोफेज 1 स्टार्ट किए तो लेप्टोटीन देखने को मिला, तो ये क्या है, अर्ली प्रोफेज 1। लेप्टोटीन को आप ऐसे याद रख सकते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप में ये दिखता है। लाइट माइक्रोस्कोप में क्या दिखता है, तो क्रोमोजोम लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल होने लगता है। ओके, तो लेप्टोटीन ये क्या है, लेप्टोटीन इससे भी याद रख सकते हैं, लिपटा हुआ है लेप्टोटीन, यानी कि लिपटा हुआ है। तो लिपटा हुआ कौन है, डीएनए जो है धीरे धीरे और लिपटते जाएगा, क्रोमेटिन और लिपटते जाएगा, और क्रोमोजोम के फॉर्म में ये एक लाइट माइक्रोस्कोप में आपको दिखाई देने लगेगा। ओके, तो जैसे ये अगर सेल है, इसमें अगर क्रोमेटिन प्रेजेंट है तो इसमें क्या होगा, इसमें कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप लोग वहाँ पे आपको बताए थे सीडीएस जो ट्रिक दिए थे, सीडीएस यानी कि सी स्टैंड फॉर क्रोमेटिन कंडेंसेशन स्टार्ट। तो कुछ इसी प्रकार यहाँ पे भी क्रोमेटिन कंडेंसेशन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। क्रोमेटिन कंडेंसेशन स्टार्ट, सेंट्रियोलर मूवमेंट बिगेन, सेंट्रियोलर मूवमेंट स्टार्ट। ओके, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे भी क्या होगा, टूटेगा। डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डिसअपियरेंस ऑफ सेल ऑर्गन्स, सब कुछ जो है आप माइटोसिस का यहाँ म्यूसिस में चिपका सकते हैं। ओके, डिसअपियरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, और देन स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट। स्पिंडल ये स्टार्ट हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, इंड नहीं हो रहा है, यानी कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये सब स्टार्ट हो रहा है। ओके, और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट। तो ये सब जो है आपके प्रोफेज 1 से लेप्टोटीन से स्टार्ट हो जाता है। सीडीएस यानी कि क्रोमेटिन कंडेंसेशन स्टार्ट, सेंट्रियोलर मूवमेंट स्टार्ट, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट, डिसअपियरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स स्टार्ट, और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट, यानी कि ये सब कुछ जो है स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से इसका गाड़ी चल पड़ा है म्यूसिस की तरफ। ओके, अब जो है आपको ये क्रोमेटिन जो आपको दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस के अंदर, ये क्या होगा, कंडेंसेशन इसका स्टार्ट हो गया है। और कंडेंसेशन स्टार्ट होने के बाद आप अगर इसको लाइट माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आपको क्रोमोजोम दिखाई देने लगेगा। ये कुछ इस प्रकार आपको क्रोमोजोम दिखाई देने लगेगा। ओके,
तो ये क्रोमोजोम आपको दिखाई दे रहा है। तो कुछ उसी प्रकार जो है क्रोमोजोम ये लैप्टोप्टिन स्टेज में दिखाई देने लगता है। तो आप इसको लिख लीजिए, ये दिखाई दे रहा है। 2 बना लेते हैं। ओके, तो ये थी लैप्टोप्टिन की बात। लैप्टोप्टिन अगली प्रोफेज इसको कहा जाता है लिपटा हुआ है, यानी कि लिपटा हुआ क्रोमैटिन धीरे धीरे ऐसा लिपटने लगा है, क्रोमैटिन लिपटने लगा है, यानी कि कंडेंसेशन इसका स्टार्ट हो गया है। कंडेंसेशन स्टार्ट होने के बाद आपको लाइट माइक्रोस्कोप से अगर इसको देखते हैं तो क्रोमैटिन आपको क्रोमोजोम के फॉर्म में नजर आने लगेगा कुछ इस प्रकार। तो ये जो है आपको लैप्टोप्टिन स्टेज में आपको ये दिखाई देने लगेगा क्रोमोजोम, यानी कि ये क्रोमोजोम क्या है, विजिबल है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं क्रोमोजोम विजिबल इन लाइट माइक्रोस्कोप। ओके, तो आप लोग लिख लीजिए क्रोमोजोम आर विजिबल इन लाइट माइक्रोस्कोप। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। देन उसके बाद हम लोग जो है जाइगोटिन के बारे में पढ़ेंगे। इसका सेकेंड स्टेज कहाँ गया, प्रोफेज 1 लैप्टोप्टिन हो गया। देन उसके बाद हम लोग जाइगोटिन के बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद पैकेटिन के बारे में बात करेंगे, डिप्लोटिन और डाइकिनेसिस को देखेंगे। तो ये प्रोफेज 1 कंप्लीट होगा। प्रोफेज 1 क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स है। इसको लिख लीजिए आप लोग, प्रोफेज 1 स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ था। प्रोफेज 1 क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स है और ये लॉन्गर है। और क्या है, ये लॉन्गर है। ओके, तो ये मोर कॉम्प्लेक्स यानी कि एनटीए अगर यहाँ पे इसका नजर जाता है, बार बार जाता होगा, हर एक साल जब पेपर सेट करता होगा तो एनटीए का नजर जाता होगा तो दिखता होगा ये मोर कॉम्प्लेक्स है प्रोफेज 1। तो क्वेश्चन यहीं से डाल देता है, लैप्टोप्टिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डाइकोनेसिस से एक क्वेश्चन आपको सेल साइकिल सेल डिवीजन से अगर क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन यहाँ से निश्चित जो है आपको देखने को मिलेगा। ओके, 2 क्वेश्चन जो है, 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से आपका बन जाएगा आज के लेक्चर से ही। तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। देन उसके बाद हम लोग जाइगोटिन सेकेंड स्टेज जो है प्रोफेज 1 का, इसको स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो इसको रेज करते हैं। अब आप लोग हेडिंग दीजिए जाइगोटिन। जाइगोटिन क्या है, सेकेंड स्टेज है प्रोफेज 1 का। क्या है, सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। ओके, आपको इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा आपको स्टार्टिंग में ही बता देते हैं। एसएसबी से आप इसको याद रख सकते हैं, इसका ट्रिक है एसएसबी, यानी कि इसमें आपको साइनेप्सिस देखने को मिलेगा। आपको बताएंगे अभी साइनेप्सिस होता क्या है। देन उसके बाद आपको साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा। ओके, और बी फॉर बाइवेलेंट और टेट्रा जस्ट विजिबल, बाइवेलेंट और टेट्राड जस्ट विजिबल। तो ये जो है एसएसबी जाइगोटिन का ये ट्रिक है एसएसबी। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। देन उसका 1 बाय 1 पॉइंट करके साइनेप्सिस के बारे में आपको बताते हैं, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको बताते हैं। देन उसका बाइवेलेंट और टेट्रा जस्ट विजिबल है, तो ये क्या है आपको वो भी बताते हैं। पहले आप इसको लिख लीजिए। तो होता क्या है, साइनेप्सिस है क्या आपको बता दे। तो क्रोमोजोम जो है, क्रोमोजोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर। ये क्रोमोजोम जो था ये पेयरिंग, यानी कि जो सिंगल था क्रोमोजोम, सिंगल क्रोमोजोम प्रेजेंट था, वो अब क्या होगा, सिंगल से डबल हो जाएगा, यानी कि एक साथ पेयरिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। उस पेयरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पेयरिंग के प्रोसेस को हम लोग साइनेप्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ पेयरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। तो इस पेयरिंग के प्रोसेस को बोलते हैं साइनेप्सिस, इसी को बोला जाता है साइनेप्सिस। आप ऐसे इसको देखिए कि ये है एक क्रोमोजोम। ओके, और एक क्रोमोजोम ये है, एक क्रोमोजोम ये है, और एक क्रोमोजोम यहाँ है।
तो ये पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यहाँ ये जो है होमोलोगस क्रोमोसोम जो एक जैसा क्रोमोसोम दिख रहा है उसके साथ क्या होगा, पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाता है। उस प्रोसेस ऑफ पेयरिंग को क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस बोलते हैं। तो कुछ इस प्रकार जो है पेयरिंग के बाद आपको कुछ इस प्रकार दिखेगा। ये पेयरिंग के पहले का कंडीशन है। पेयरिंग के बाद क्या होगा, ये आपको देखिए एक क्रोमोसोम अलग दिख रहा है, ये क्रोमोसोम आपको अलग दिख रहा है, ये क्रोमोसोम अलग दिख रहा है, ये क्रोमोसोम अलग दिख रहा है। जब पेयरिंग होगा यानी कि साइनेप्सिस होगा तो उसको उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार जो है ये दिखाई देगा। ये देखिए ये आपस में क्या कर रहे हैं, पेयरिंग कर रहे हैं। ओके, तो इस पेयरिंग के बाद क्या होता है, इसको बोलते हैं साइनेप्सिस, दैट इज कॉल्ड पेयरिंग जो हो रहा है, प्रोसेस ऑफ पेयरिंग। इस प्रोसेस ऑफ पेयरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। ओके, तो ये देखिए आपको कुछ विजुअलाइज करवा देते हैं। जैसे ये देखिए ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है और ये एक क्रोमोसोम है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये दोनों जो है अलग अलग थे। जब जाइगोटीन का स्टेज आता है, सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, ये सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 का, तो इसमें क्या होगा, ये दोनों आपस में पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो कुछ इस प्रकार जो है इसका पेयरिंग बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस, दैट इज कॉल्ड साइनेप्सिस। ये देखिए ये दोनों क्या थे, अलग अलग थे, अब ये दोनों क्या होंगे, साथ साथ आ जाएंगे। यानी कि ये सिंगल थे, अब दोनों साथ साथ मिलेंगे और इस प्रोसेस को हम लोग साइनेप्सिस बोलते हैं। और इसके बीच में जब ये दोनों मिलेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग साइनोप्रोनीमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये आपको दिख रहा होगा। तो ये जो है ये देखिए ये साइनेप्सिस तो पहले बन गया, इसको इस पेयरिंग को क्या बोल रहे हैं, साइनेप्सिस बोल रहे हैं। देन उसके बाद जो है इसके बाद ये जब साइनेप्सिस हो जाएगा उसके बाद इसमें एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम लोग साइनोप्रोनीमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, साइनोप्रोनीमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो आपको साइनोप्रोनीमल कॉम्प्लेक्स बना के दिखा देते हैं। तो इसके बीच में क्या बनेगा, ये साइनोप्रोनीमल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ओके, तो ये साइनोप्रोनीमल कॉम्प्लेक्स है। तो फॉर्मेशन ऑफ साइनोप्रोनीमल कॉम्प्लेक्स, ये कुछ इस प्रकार। ओके, आप इसको नोट डाउन कीजिए। यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए आप लोग कि पेयर्ड ऑफ क्रोमोजोम, जो ये क्रोमोजोम का पेयर्ड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोजोम। ये जो दोनों क्रोमोजोम आपस में मिले हैं, यहाँ पे कहीं जिक्र नहीं किए हैं, बोले हैं होमोलोगस क्रोमोजोम लेकिन लिखे नहीं है। तो पेयर्ड ऑफ क्रोमोजोम इसको क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोजोम। यानी कि एक जैसा क्रोमोजोम का क्या होगा, पेयरिंग होगा। पेयर्ड ऑफ क्रोमोजोम दैट इज कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोजोम। ओके, आप इस बात को लिखिए। देन हम लोग अब बात करते हैं ड्यू टू साइनेप्सिस। साइनेप्सिस से क्या हो जाता है, ड्यू टू साइनेप्सिस एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोप्रोनीमल कॉम्प्लेक्स, साइनोप्रोनीमल कॉम्प्लेक्स। ओके, ड्यू टू साइनेप्सिस फॉर्मेशन ऑफ साइनोप्रोनीमल कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दैट इज फॉर साइनोप्रोनीमल कॉम्प्लेक्स। ओके, ये किसके बीच में हो रहा है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम को एक साथ रखने में हेल्प करता है। तो ये किसमें काम करता है, कीप द होमोलोगस क्रोमोसोम, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम को साथ में रखने में काम करता है। ओके, कीप द होमोलोगस क्रोमोसोम टुगेदर। देन उसके बाद आप अब थर्ड पॉइंट साइनेप्सिस क्लियर है आपको, साइनोप्रोनीमल कॉम्प्लेक्स क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं बाइवेलेंट और टेट्राड जस्ट विजुअल। इसका क्या मतलब है कि ये जब था इसको बोलेंगे मोनोवैलेंट, इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड मोनोवैलेंट। ये एक क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे, मोनोवैलेंट, यानी कि ये क्या है, अकेला है, ये अकेला है। और ये क्या था, अकेला था, ये अलग क्रोमोसोम है, ये भी क्या है, अकेला है। जब ये दोनों मोनोवैलेंट जब मिलेंगे, जब दोनों क्या बोल रहे हैं, मोनोवैलेंट क्रोमोसोम का जब ये पेयरिंग होगा तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बाईवैलेंट। इसको क्या बोलेंगे, बाईवैलेंट। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, बाईवैलेंट। ये अभी पूरी तरह से नहीं मिले हैं, यहाँ ऊपर में आपको नहीं मिले, सिर्फ नीचे से मिला है। और साइनोप्रोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या हुआ, स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे साइनोप्रोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। ओके, तो ये जो मिले हैं, इसका जो पेयरिंग हुआ है, इस क्रोमोसोम और इस क्रोमोसोम, जो ये अकेला था, ये मोनोवैलेंट, यानी कि मोनोवैलेंट बोले तो ये क्रोमोसोम अकेला था, ये क्रोमोसोम अकेला था। जब ये दोनों आपस में मिले हैं
तो मिले हैं तो उसको क्या बोलेंगे, ये मोनो मोनो दोनों मिलकर हो गए बाइवेलेंट, जिसको बोलते हैं बाइवेलेंट क्रोमोजोम। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। तो आपका बाइवेलेंट क्लियर है। टेट्राड क्या है, तो टेट्राड की बात करते हैं तो ये देखिए एक क्रोमोजोम में दो सिस्टर क्रोमेटिड है, फर्स्ट सेकेंड, और इसमें दो सिस्टर क्रोमेटिड है, फर्स्ट सेकेंड। तो 1 2 3 4 यानी कि 4 सिस्टर क्रोमेटिड, यानी कि 4 क्रोमेटिड प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड टेट्राड। ओके, तो ये क्या है, ये दोनों को मिला के 4 क्रोमेटिड प्रेजेंट है, 4 क्रोमेटिड प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राड। टेट्राड क्रोमेटिड, टेट्राड का मतलब क्या है, चार। ओके, टेट्राड क्रोमेटिड लिखा हुआ है यहाँ पे, आप इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए सुन के, क्योंकि आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं ये क्या है नेक्स्ट पॉइंट की, तो बाइवेलेंट इन जाइगोटिन, आप लोग ऐसे लिखिए, इन जाइगोटिन, बाइवेलेंट और टेट्राड, बाइवेलेंट और टेट्राड जस्ट विजिबल हुए हैं। क्लियर विजिबल जो है आपको नेक्स्ट स्टेज पैकेटिंग में आपको क्लियर नजर होगा, जब ये दोनों और जो है आपस में पेयरिंग होंगे, जब आपस में और दोनों जो है मिलेंगे, देन उसके बाद आपको जो है क्लियर विजिबल होगा। अभी आपको जस्ट विजुअल हो रहा है, आप माइक्रोस्कोप में देखिएगा तो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपको टेट्राड और ये जो है बाइवेलेंट जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये जो है ये ऐसा एक सेल में प्रेजेंट है और ये पेयरिंग हुआ है, इस बात को आप नोट डाउन कीजिए। ओके, तो आपको एक बार विजुअलाइज करा देते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी तक। तो ये देखिए, ये है जाइगोटिन। ओके, ये सेकेंड स्टेज है प्रोफेज 1 का। इसमें क्या हो रहा है, जाइगोटिन को आप लोग याद रखिएगा, एक निमोनिक्स है एसएसबी बोले तो साइनेप्सिस होगा। सेकेंड एस की बात करें तो साइनोप्रोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, और बाइवेलेंट और टेट्राड क्या है, जस्ट विजिबल है। बाइवेलेंट और टेट्राड क्या है, जस्ट विजिबल है। ओके, तो साइनोप्सिस की बात करें तो ये एक क्रोमोजोम है और एक ये क्रोमोजोम है, दोनों अलग अलग थे, दोनों जब साथ में आए, इस पेयरिंग को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस ऑफ पेयरिंग को क्या बोलते हैं, जब ये दोनों साथ में आए, आपको ऐसा दिख रहा है दोनों साथ में, इसको बोलेंगे हम लोग साइनेप्सिस। तो प्रोसेस ऑफ पेयरिंग को क्या बोल रहे हैं, साइनेप्सिस बोल रहे हैं। ओके, देन उसके बाद इसके बीच में जब साइनेप्सिस होता है तो ड्यू टू साइनेप्सिस फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जब साइनेप्सिस होता है तो दोनों के बीच में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग साइनोप्रोनीमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ओके, अब थर्ड पॉइंट की बात करें तो आपको ये एक क्रोमेटिड दिख रहा होगा, ये एक क्रोमेटिड दिख रहा है, एक ये क्रोमेटिड, एक ये क्रोमेटिड, यानी कि 4 क्रोमेटिड दिखे, जो जब दोनों साथ में आएंगे, दोनों जब पेयरिंग करेंगे तो ये आपको 4 क्रोमेटिड आपको माइक्रोस्कोप में दिखेंगे, ये दिख रहा होगा आपको, इसको बोलते हैं टेट्राड। और एक ये मोनोवैलेंट क्रोमोजोम था पहले से, एक ये था, जब ये दोनों पेयरिंग करेंगे तो ये दोनों जब साथ में आएंगे तो इसको बोलेंगे बाइवैलेंट क्रोमोजोम, दैट इज कॉल्ड बाइवैलेंट क्रोमोजोम, दोनों साथ में। ओके, तो ये था जाइगोटिन। देन उसके बाद हम लोग पैकेटिन के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं पैकेटिन, जो थर्ड स्टेज है प्रोफेज 1 का। ओके, तो आई होप आपको जाइगोटिन समझ में आ गया होगा। आप एसएसबी निमोनिक्स के साथ इसको याद रख सकते हैं। ये एसएसबी यानी कि साइनेप्सिस, साइनोप्रोनीमल कॉम्प्लेक्स और बाइवेलेंट और टेट्राड जस्ट विजिबल। ओके, तो देन हम लोग अब जो है आगे बढ़ते हैं पैकेटिन की तरफ। तो आप लोग हेडिंग दीजिए पैकेटिन। तो अब हम लोग पैकेटिन की बात करें तो पैकेटिंग जो होता है ये आपके लैप्टोटिन और जाइगोटिन से ये थोड़ा लॉन्गर होता है। ओके, क्योंकि इसमें जो है आपके क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, इसलिए ये जो है इन कंपैरिजन टू ये लॉन्गर होता है। ओके, ये क्या होता है, लॉन्गर इन कंपैरिजन टू लैप्टोटिन और एंड जाइगोटिन। जाइगोटिन और लैप्टोटिन से ये क्या है, लॉन्गर है। ओके, ये थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। अब आपको पैकेटिंग समझाते हैं कि पैकेटिंग में एक्चुअली हो क्या रहा है। तो आपको स्ट्रक्चर बना के पहले दिखाते हैं। ये देखिए, तो एक क्रोमोजोम ये है और एक क्रोमोजोम ये है। अब बड़ा बनाना चाहिए। ये ओके, तो आपको बता दें कि ये और ये एक क्रोमोजोम के हैं। तो ये एक क्रोमोजोम के, ये दो क्रोमेटिड एक क्रोमोजोम के हैं, तो इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड।
तो कुछ इसी प्रकार इसमें भी सिस्टर क्रोमेटिड प्रेजेंट है। ये एक क्रोमोजोम के दो क्रोमेटिड, दोनों क्रोमेटिड एक क्रोमोजोम के है, ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड। ये है सिस्टर क्रोमेटिड। और ये देखिए ये अलग क्रोमोजोम, यानी कि एक क्रोमोजोम, ये दोनों आपस में होमोलोगस क्रोमोजोम है, लेकिन ये दोनों, ये एक क्रोमोजोम, ये अलग क्रोमोजोम है, ये अलग क्रोमोजोम है, ये इसका अलग क्रोमेटिड है और ये इसका अलग क्रोमेटिड है। इसको क्या बोलेंगे, ये एक अलग क्रोमोजोम का क्रोमेटिड है, ये वाला आपको दिख रहा होगा, और ये एक अलग क्रोमोजोम का क्रोमेटिड है, जो दोनों आपस में क्या है, होमोलोगस है। तो ये क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो इसको लिखेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, होमोलोगस क्रोमोजोम। ओके, आपको पैकेटिंग से एक बार निमोनिक से आपको रिलेट करा देते हैं, आप इसको याद रखिएगा। जैसे कि जस्ट हम लोग जो है जाइगोटिन में देखे एसएसबी, तो पैकेटिंग में आरसीबी, पैकेटिंग में क्या, आरसीबी। ओके, तो आर स्टैंड फॉर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, ये क्या होता है आपको बताएंगे। एंड सेकेंड रिकॉम्बिनेशन, इसमें रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ओके, सी स्टैंड फॉर क्रॉसिंग ओवर, और बी स्टैंड फॉर बाइवेलेंट, बाइवेलेंट और टेट्राड, क्लियरली विजिबल। आपको ये जो है क्लियरली विजिबल होगा माइक्रोस्कोप में। ओके, किस स्टेज में, पैकेटिंग स्टेज में। ये जो बाइवेलेंट और टेट्राड, जो ये आपस में ये पेयरिंग जो स्टार्ट हुआ था, ये जाइगोटिन में स्टार्ट हुआ था, और ये कुछ ज़्यादा ही पेयरिंग एक दूसरे से ज़्यादा ही लिपट जाएंगे, और ये आपको जो है जब दोनों एक दूसरे से ज़्यादा लिपेंगे तो आपको बाइवेलेंट और टेट्राड जस्ट विजिबल की जगह पर क्लियरली विजिबल होगा, और इसमें आपको क्लियरली दिखाई देगा। क्लियरली और जस्ट में अंतर होता है, क्लियरली मतलब आपको क्लियरली दिखाई देगा, समझ रहे हैं, और जस्ट मतलब आपको बस दिखाई दे रहा है। तो ये था पैकेटिंग के बारे में, आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए। देन उसका इसका हम दोनों इसका क्या करेंगे, पैकेटिंग में क्या होता है इसको देखेंगे। तो पैकेटिंग में क्या होता है ये देखिए, पैकेटिंग में होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि इसका जेनेटिक मटेरियल का क्या हो रहा है, एक्सचेंज। तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, between non-sister chromatid of homologous chromosome, of homologous chromosome। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉसिंग ओवर। इसको क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। तो ये जो है एक सी आपको दिख रहा होगा, ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। तो ये क्रॉसिंग ओवर होने के बाद क्या दिखेगा आपको, कुछ इसी प्रकार दिखेगा। ये दोनों उस समय जो है सिनेप्टियल मिनरल कॉम्प्लेक्स से ये दोनों और आपस में है, और यहाँ पे आपको क्रॉसिंग ओवर होता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो कुछ इस प्रकार आपको बना देते हैं। ये देखिए, ये आपस में क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। ओके, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये जीन आर प्रेजेंट है, यहाँ पे आर प्रेजेंट होगा, यहाँ पे अगर ये क्रोमोजोम के पास टी, क्रोमोजोम के पास ये टी है, तो ये टी है, इसके पास स्मॉल आर है, इसके पास स्मॉल आर का जीन है, इसके पास स्मॉल टी का जीन है, इसके पास स्मॉल टी का जीन है। तो ये एक दूसरे में क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। तो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद आपको किस प्रकार दिखेगा, ये आर था, ये इसके पास आर जीन था, ये कैपिटल टी था, और यहाँ पे स्मॉल टी का क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, यानी कि टी इसके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर टी आपको यहाँ दिखाई देगा, और ये टी यहाँ दिखाई देगा। ओके, और ये स्मॉल आर और ये स्मॉल टी, तो ये हो रहा है क्रॉसिंग ओवर में। तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। इसको क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। तो आप इस बात को लिख लीजिए, जो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स दिखे हैं, ये क्या है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। आपको विजुअलाइज भी कराएंगे उसके थ्रू, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। तो ये जो यहाँ पर ये क्रोमोजोम 2 पॉइंट इस पॉइंट पे मिल रहे हैं और इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे एक नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बोलते हैं। और ये क्या है, रिकॉम्बिनेट्स। ये क्या है, रिकॉम्बिनेट्स
दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट। ओके, तो आपको एक बार विजुअलाइज कराते हैं, देखिए क्या हो रहा है एक्चुअली में। ये देखिए, ये एक क्रोमोजोम ये है, एक क्रोमोजोम ये है। जाइगोटिन के स्टेज में ये दोनों आपस में पेयरिंग होना स्टार्ट हुआ था और साइनेप्सिस का फॉर्मेशन हुआ था। ओके, अब देन ये पैकेटिंग में क्या होगा, यहाँ पे दोनों और एक दूसरे से लिपटेंगे, यहाँ दोनों एक दोनों क्रोमोजोम एक दूसरे के साथ और आ गए, और यहाँ पे जो ये दोनों एक दूसरे पर यहाँ पे जो है क्रॉसिंग ओवर होगा, यानी कि इसका ये जो है क्रोमेटिड ये आर्म सीधा चला जाएगा और ये आर्म इसका यहाँ पे आ जाएगा और इसका क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा एक दूसरे के बीच में। और यहाँ पे जो एक नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है जहाँ पे ये दोनों मिल रहा है, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ और एक यहाँ नीचे, आप देखिए यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिए नीचे वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। तो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, आपको कुछ इस प्रकार, ये देखिए ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देगा, ये देखिए। तो ये दोनों क्रोमोजोम के बीच में क्या हुआ है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, यानी कि ये एक क्रोमेटिड और एक क्रोमेटिड ये था, ये दोनों आपस में क्या थे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड थे। ये दोनों, ये अलग क्रोमोजोम, एक ये क्रोमोजोम का अलग क्रोमेटिड था, ये क्रोमोजोम का एक अलग क्रोमेटिड था, दैट इज कॉल्ड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। और ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या हो रहा है, आपस में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, दोनों के आपस में हो रहा है, दैट इज कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोजोम। दोनों आपस में क्या थे, होमोलोगस क्रोमोजोम थे, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। और ये दोनों क्या बना है, रिकॉम्बिनेंट्स, इसको क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट्स। ओके, और यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनेगा, यहाँ देखिए ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, देन उसके बाद इसका पैकेटिंग का कुछ पॉइंट है, आप उसको नोट डाउन, उसके बाद उसको लिखाएंगे। ओके, तो पहले आप इसको लिख लीजिए। तो आई होप आप इसको यहाँ तक लिख लिए होंगे। तो कुछ पॉइंट जो है पैकेटिंग के रिलेटेड है, तो उसको यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि क्या है। ओके, इसको इरेज करके, तो कुछ बात आप यहीं पे लिख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है, रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन किसका रिजल्ट है, रिकॉम्बिनेशन इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की वजह से रिकॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन हो रहा है। रिकॉम्बिनेशन इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्रॉसिंग ओवर क्या क्रिएट करता है, ये वेरिएशन क्रिएट करता है। ऐसे हम लोग माइटोसिस में जो पढ़े थे उसमें किसी प्रकार का हम लोग क्रॉसिंग ओवर नहीं कराए थे, माइटोसिस में किसी प्रकार का वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन म्योसिस में, दूसरी तरफ म्योसिस की बात करें, इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। तो क्रॉसिंग ओवर क्या जनरेट करता है, क्रॉसिंग ओवर के वजह से जनरेट्स वेरिएशन, इसके वजह से वेरिएशन देखने को मिलता है। ओके, जैसे कि ये एक सेल से जब दो सेल बनेंगे तो ये एक दूसरे में आइडेंटिकल नहीं होंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे, वेरिएशन शो करेंगे। ये दोनों आपस में क्या शो करेंगे, वेरिएशन शो करेंगे। ये दोनों आपस में आइडेंटिकल नहीं होंगे। जब एक से दो, दो से चार जो बनेगा तो उसमें आपस में आइडेंटिकल नहीं होंगे, चारों क्या होंगे, वेरिएशन होंगे। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ क्रॉसिंग ओवर की वजह से हो रहा है। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो इसमें एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंस एंजाइम। इसमें रिकॉम्बिनेंस बनाने के लिए, क्रॉसिंग ओवर कराने के लिए किसका जरूरत पड़ता है, रिकॉम्बिनेंस एंजाइम की वजह से होता है। तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड फॉर रिकॉम्बिनेशन। ओके, तो बाय द एंड ऑफ पैकेटिंग के इन वाला, जब पैकेटिंग इन होने वाला रहेगा तो रिकॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। तो बाय द एंड ऑफ कंप्लीट हो जाएगा, बाय द एंड ऑफ पैकेटिंग रिकॉम्बिनेशन विल कंप्लीट। ओके, तो आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं कि हम लोग पैकेटिंग के अंदर क्या क्या पढ़े हैं। तो पैकेटिंग एक लॉन्गर फेज है, किसके कंपेयर में, तो इन कंपैरिजन टू लैक्टोटिन और जाइगोटिन आपको जो पीछे पढ़ा है उससे क्या है, ये कंपैरिजन में, उसके कंपैरिजन में लॉन्गर है। और ये थर्ड स्टेज है प्रोफेज 1 का। प्रोफेज 1 में आपको लैक्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस पढ़ाएंगे। उसमें पैकेटिंग क्या है, थर्ड स्टेज है। और इसको आपको निमोनिक से याद रखना है, आरसीबी। आरसीबी, तो आर स्टैंड फॉर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स और रिकॉम्बिनेशन। ओके, तो यहाँ पर आपको रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। और इसमें क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, यानी कि क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ, क्रॉसिंग ओवर किसको बोलते हैं, तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जेनेटिक मटेरियल का जो एक्सचेंज होता है इस दोनों क्रोमेटिड के आपस में। तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, जिसको रेड में आपको हाईलाइट कर दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो
बाइवेलेंट और टेट्राड जो आपको जाइगोटिन में जस्ट विजिबल हुआ था, यहाँ पे क्लियरली विजिबल होगा जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू आप अगर इसको देखते हैं तो बाइवेलेंट और टेट्राड जस्ट के जगह पर क्लियरली विजिबल होगा। और ये किस स्टेज में होगा, तो ये पैकेटिन वाले स्टेज में होगा। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन किसका रिजल्ट है, तो क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट क्या है, रिकॉम्बिनेशन। आपको यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट बनता हुआ दिख रहा है। क्रॉसिंग ओवर जनरेट वेरिएशन, क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या हो रहा है, वेरिएशन शो होता है। रिकॉम्बिनेस एंजाइम, इसमें एक एंजाइम की जरूरत होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेस एंजाइम। रिकॉम्बिनेस एंजाइम आर रिक्वायर्ड फॉर रिकॉम्बिनेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बाय द एंड ऑफ पैकेटिन रिकॉम्बिनेशन विल कंप्लीट, और पैकेटिन जब कंप्लीट होने वाला रहेगा तो रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, देन उसके बाद हम लोग डिप्लोटिन स्टार्ट करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं डिप्लोटिन। ओके, इसको इरेज करते हैं। तो ये था पैकेटिन। पैकेटिन को ऐसे याद रखिएगा, आरसीबी आरसीबी। ओके, तो इसको आरसीबी एक निमोनिक्स है, उसके थ्रू आप याद रख सकते हैं। इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी कि दो क्रोमोजोम आपस में पैक होते हैं। ओके, कुछ इस प्रकार तो ये पैक होंगे। देन उसके बाद हम लोग, आप लोग हेडिंग दीजिए डिप्लोटिन। डिप्लोटिन। ओके, तो डिप्लोटिन की बात करें तो आपको डिप्लोटिन जो है स्ट्रक्चर से बना के दिखाते हैं। ये स्ट्रक्चर इसलिए रहने दिए हैं क्योंकि आपको इस स्ट्रक्चर से एक क्लियरिटी देना है, एक कंसेप्ट आपको बताना है। और ये स्ट्रक्चर किसका है, तो ये स्ट्रक्चर ये है पैकेटिन स्टेज का, ये स्ट्रक्चर है। अब हम लोग बात करते हैं डिप्लोटिन स्टेज का। ओके, तो डिप्लोटिन में क्या होता है ये देखिएगा। डिप्लोटिन में स्टूडेंट ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दोनों सेपरेट होंगे, ये दोनों अलग दूर जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, दूर जाएंगे। ओके, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। लेकिन ये जो है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था वहां पे वो क्या रहेंगे, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही दूर बन गया। तो कुछ इस प्रकार। ओके, ये दूर जा रहे हैं, लेकिन जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहां पे है। तो इसको लिखिए, इसको याद कीजिएगा आप लोग सी डी से, सी से चाइस्माटा, और डी से डिसोल्यूशन ऑफ साइनोक्टिनिमल कॉम्प्लेक्स। डी स्टैंड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये देखिए पैकेटिन में क्या थे, ये दोनों एक दूसरे से यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बन रहा था क्योंकि एक दूसरे से क्या थे, चिपके हुए थे। अब ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होंगे, ये दोनों एक दूसरे से अलग होंगे। लेकिन जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है उस जगह पे ये कुछ प्रकार एक्स शेप का स्ट्रक्चर बना के वहाँ पे ये रहेंगे ही। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये एक्स शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है, एक्स शेप स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलेंगे चाइस्माटा। क्या बोलेंगे, चाइस्माटा। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसको इरेज करते हैं। इसका कोई काम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखे हुए थे, मतलब इरेज नहीं किए थे क्योंकि इससे बताना था ये दोनों आपस में क्या है, चिपके हुए हैं, और ये दोनों एक दूसरे से यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बन रहा था। अब ये दोनों अलग होंगे, तो ये कुछ इस प्रकार अलग होता हुआ दिखा दिए आपको। तो यहाँ पे एक्स शेप स्ट्रक्चर बना है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे अलग नहीं हो रहा है, जहाँ पे अलग नहीं हो रहा है दैट इज कॉल्ड साइट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। एक्स शेप स्ट्रक्चर क्या चीज बता रहा है, चाइस्माटा क्या है, तो आपको बताते हैं। आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए, तो चाइस्माटा के बारे में आपको बताते हैं। तो चाइस्माटा एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बना है जिसको हम लोग क्या बोले हैं, चाइस्माटा, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ओके, तो आपको बता दें कि रिकॉम्बाइंड, इसमें आप लोग एक पॉइंट लिखिए, रिकॉम्बाइंड होमोलोगस जो क्रोमोसोम था वो क्या होने लगेगा, सेपरेट। तो दो इसको लिखते हैं, रिकॉम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। ओके, एक्सेप्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ऐसे लिखिए, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एट द साइट ऑफ, यानी कि एक्सेप्ट, ये एक जगह पे एक्सेप्ट कहाँ, तो एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, वहां से ये क्या हो रहा है, अलग नहीं हो रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं,
जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, जिसको हम लोग बोलते हैं चाइस्माटा। ओके, ये क्या है चाइस्माटा, और ये किसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सेप स्ट्रक्चर, जो आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों अलग नहीं हो रहे हैं वहां से, उसको बोलते हैं एक्सेप स्ट्रक्चर। कुछ इस प्रकार आपको बता दें कि ये दोनों, ये देखिए, हाँ ये कुछ इस प्रकार है। तो ये एक क्रोमोजोम है और ये एक क्रोमोजोम है। पैकेटिन में क्या था, ये दोनों एक दूसरे से पैक थे कुछ इस प्रकार, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन और ड्यूस बन रहा था। ओके, और ये डिप्लोटीन, यानी कि डिप्लोटीन में क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से अलग होंगे। जब ये दोनों एक दूसरे से अलग होंगे, जब ये एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल जहाँ पे हुआ है, यहाँ पे दोनों अलग नहीं हो रहे हैं। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्स शेप स्ट्रक्चर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाइस्माटा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, चाइस्माटा। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसमें डिसोल्यूशन ऑफ साइनोप्टिनल कॉम्प्लेक्स, जो साइनोप्टिनल कॉम्प्लेक्स जो प्रेजेंट था उसका क्या होगा, डिसोल्यूशन होगा, ये टूटने लगेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ साइनोप्टिनल कॉम्प्लेक्स। एक पॉइंट और जो एनसीईआरटी लिखता है कि इन सम वर्टिब्रेट्स, इन सम वर्टिब्रेट्स क्या बोलता है वो साइट जो है, साइट इन सम वर्टिब्रेट्स, साइट जो है कुछ साल और कुछ महीनों के लिए किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। वर्टिब्रेट्स में साइट जो है, साइट की जो प्रोसेस है वो 4 ईयर्स, यानी कि फॉर मेनी ईयर्स और फॉर मेनी मंथ्स के लिए ये साइट होता है। ओके, तो आप इसको लिखिए, पहले आप इसको पहले लिख लीजिए। तो इन सम वर्टिब्रेट्स साइट, तो डिप्लोटीन इज फॉर, डिप्लोटीन का जो स्टेज है, डिप्लोटीन स्टेज फॉर मेनी मंथ्स और ईयर्स। तो यहाँ पे ये अरेस्ट हो जाता है। ओके, आप इसको इस प्रकार लिख लीजिए कि इन साइट सम वर्टिब्रेट्स, ओके, डिप्लोटीन स्टेज फॉर मेनी मंथ्स और ईयर्स। ओके, इसका क्या मतलब है, जैसे देखिए, ये जो ये है ऊगोनियम सेल, फीमेल का ऊगोनियम सेल है, 2n=46 है। ओके, तो आपको बता दें कि जब कोई लड़की, यानी कि कोई गर्ल्स जो है माँ के वोम में रहती है, यानी कि जब माँ के गर्भ में रहती है, तो उसका ऊजेनेसिस का जो प्रोसेस है उसका गर्भ में ही स्टार्ट हो जाता है। माँ जब गर्भवती रहती है तो वो बिफोर बर्थ इसका ऊजेनेसिस का प्रोसेस क्या हो जाता है, वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वो जब म्यूसिस 1 में इंटर करती है, म्यूसिस 1 में जब इंटर करती है, म्यूसिस 1 के प्रोफेज 1 के, म्यूसिस 1 के प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में जब आती है, इन डिप्लोटीन स्टेज, इन डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, ये क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है। तो ये अरेस्ट हो जाता है। ओके, और म्यूसिस 1 वहाँ पे डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है, अरेस्ट हो जाता है जब ये प्यूबर्टी का, जब वो लड़की का जो जन्म लेगी, ये बिफोर बर्थ का कहानी है, ये बिफोर बर्थ है। ऊजेनेसिस स्टार्ट हो जा रहा है बिफोर बर्थ, यानी कि लड़की का ऊजेनेसिस का जो प्रोसेस है, ओवम बनने का जो प्रोसेस है, वो बिफोर बर्थ, यानी कि लड़की के जन्म से पहले ही उसके अंदर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वो डिप्लोटीन स्टेज और प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है, अरेस्ट हो जाता है। तो ये भी बिफोर बर्थ हो रहा है। लेकिन एट द प्यूबर्टी, एट जब वो लड़की प्यूबर्टी में हिट करेगी, देन उसके बाद ऊजेनेसिस का प्रोसेस जो है आगे बढ़ेगा। ऊजेनेसिस का प्रोसेस जो है आगे बढ़ेगा। ओके, अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसके वजह से क्यों होता है, क्योंकि FSH इंक्रीज होता है फीमेल के बॉडी में एट प्यूबर्टी, देन उसके बाद ऊजेनेसिस का प्रोसेस आगे बढ़ता है। ओके, तो आई होप आपको डिप्लोटीन समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, तो इसको इरेज करते हैं। आप वीडियो पॉज करके भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो ये था डिप्लोटीन के बारे में। जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है उसको चाइस्माटा बोलते हैं। ये क्वेश्चन आता भी है कि एक्स शेप स्ट्रक्चर किस स्टेज में बनता है, प्रोफेज 1 के। तो डिप्लोटीन स्टेज में आपको एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है, जिसको हम लोग चाइस्माटा बोलते हैं। ओके, अब हम लोग डाइकाइनेसिस, जो लास्ट स्टेज है प्रोफेज 1 का, उसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आप लोग हेडिंग दीजिए डाइकाइनेसिस। तो ये क्या है, लास्ट स्टेज है, तो आप इसको लिखिए, लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1
ये प्रोफेज 1 का भी लास्ट स्टेज है और आज के लेक्चर का ये लास्ट टॉपिक भी है। तो लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं ये, इसके बाद जो है ट्रांजिशन टू मेटाफेज, इसके बाद मेटाफेज का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे थे, प्रोफेज 1 में देख रहे थे। प्रोफेज 1 में 5 स्टेज में डिवाइड था। आपको एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं प्रोफेज 1 में। तो लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस के बाद क्या होगा, मेटाफेज 1 स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो इसमें और क्या क्या होता है, तो इसमें जो है न्यूक्लियर इनवेलप का ब्रेकडाउन होगा। तो ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके। और सेल ऑर्गेनेल्स का डिसअपियरेंस हो जाएगा। डिसअपियरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स लाइक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, लाइसोसोम्स और भी सेल ऑर्गेनेल्स ETC लिख देते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पहले आप इसको लिख लीजिए। लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो चाइस्माटा का क्या हो जाएगा, डिसअपियरेंस हो जाएगा। डिसअपियरेंस ऑफ चाइस्माटा, जो चाइस्माटा आपको दिख रहा था एक्स शेप स्ट्रक्चर, वो डिसअपियर हो जाएगा इस स्टेज में। ओके, तो डाइकाइनेसिस यही है, लास्ट स्टेज है प्रोफेज 1 का। ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1, ये इसके बाद मेटाफेज 1 स्टार्ट हो जाएगा। ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसका ब्रेकडाउन जो है स्टार्ट हुआ था किसमें, लैप्टोटीन में स्टार्ट हुआ था। मतलब कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे टूट जाएगा। और डिसअपियरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स लाइक गोल्गी, लाइसोसोम, सेक्टा, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब डिसअपियरेंस होने लगेंगे। और डिसअपियरेंस ऑफ चाइस्माटा, जो चाइस्माटा आपका स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दिया था क्रॉसिंग ओवर के समय, वो यहाँ पर गायब हो जाएगा। ओके, आई होप आपको यहाँ तक डाइकाइनेसिस तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेटाफेज 1, टीलोफेज 1, एनाफेज 1 और म्योसिस 2 को स्टार्ट करेंगे और उसके सिग्निफिकेंस को देखेंगे, म्योसिस के सिग्निफिकेंस को देखेंगे। इसी के साथ साथ नेक्स्ट लेक्चर में आपका जो है ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जो है आप लोग रिवीजन करके आइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में 5 क्वेश्चन का PL2 लेकर आएंगे, तो आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा और इस लेक्चर को अच्छे से रिवीजन भी कीजिएगा, ताकि इस लेक्चर से आपका क्वेश्चन मिस ना हो एग्जाम में। और इस लेक्चर से एक क्वेश्चन जरूर निश्चित जो है आपको नीट 2026 में देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।